So write down first question of today. पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है. ठीक है, तो लिखो the sum of first two terms, the sum of first two terms of an infinite GP is 5 and every term is three times the sum of all the terms that follow it, then find the series. Sum of first two terms of an infinite GP is 5 and every term is 3 times the sum of all the terms that follow it, then find the series. ये सवाल आ चुका है हमारे सामने. सो पढ़ते हैं इसको वर्ड बाय वर्ड. क्या बोल रहा है? सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स ऑफ एन इनफाइनाइट जीपी इज 2. तो लेट्स से हमने जीपी को लिख लिया ए आर स्क्वायर एंड सो ऑन. ये हमारे पास जीपी है. तो पहली दो टर्म्स का सम क्या है? पहली दो टर्म्स का सम है 5. सो दैट मीन्स ए प्लस ए आर इज इक्वल्स टू 5. ये पहली इन्फॉर्मेशन से हमने कंक्लूजन निकाला जो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी हुई है. ठीक है, उसके बाद अगली इन्फॉर्मेशन क्या है? एंड एवरी टर्म इज 3 टाइम्स द सम ऑफ ऑल द टर्म्स दैट फॉलो इट. इसका मतलब अगर तुमने क्या लिया, हर किसी भी टर्म की बात करो, चलो इसकी बात करें. सो दिस इज 3 टाइम्स ऑल द टर्म्स दैट फॉलो इट. मतलब कहने का मतलब कि अगर हमसे कहा जाए इस चीज़ को हम जनरल एक्सप्रेशन में लिखें, क्या लिखेंगे? एवरी टर्म. तो लेट्स से nth टर्म इज 3 टाइम्स सम ऑफ ऑल द टर्म्स प्रीसीडिंग इट. मतलब कहाँ से कहाँ तक? n+1 से लेके इन्फिनिटी तक जितनी भी टर्म्स होंगी उनका सम का 3 गुना होगी वो वाली टर्म. ठीक है, तो पहले और दूसरे पे भी लगाई जा सकती है ये बात. सो पहली टर्म क्या होगी? ए इज इक्वल्स टू 3 टाइम सम ऑफ ऑल द प्रीसीडिंग टर्म्स, यहाँ से लेके सारी. So that is AR plus AR square plus AR cube and so on till infinity. ठीक है, अब इसका हम, क्योंकि ये इनफाइनाइट जीपी है, इसका फॉर्मूला जानते हैं. क्या होगा इसका फॉर्मूला? 3 ऊपर क्या आता है? पहली टर्म इज AR, क्योंकि इसकी पहली टर्म AR है, डिवाइडेड बाय कॉमन रेशो तो R है. सो 1 माइनस कॉमन रेशो. ठीक है, इज इक्वल्स टू A. सो A से A कट गया, यहाँ से R निकल के आ जाएगा. सो 1 माइनस आर इज इक्वल्स टू 3R. तो यहाँ से सॉल्व किया तो R इधर जाके +4 हो गया. ठीक है, सो 1 इज इक्वल्स टू 4R. 1 इज इक्वल्स टू 4R, यानी कि R की वैल्यू हो चुकी है 1/4. R की वैल्यू 1/4, तो यहाँ से A भी निकल जाएगा. सो A प्लस A इंटू 1/4 इज इक्वल्स टू 5. A कॉमन लिया तो 1 प्लस 1/4 is equals to 5. 1 plus 1/4 is nothing but 5/4. So a into 5/4 is equals to 5. तो 5 से 5 कटा, a की वैल्यू आ गई 4. So a is equals to 4 and r is equals to 1/4. हमें क्या बोला है? फाइंड द सीरीज फाइंड करनी है. तो आ गई बस सीरीज, और क्या आंसर होगा? पहली टर्म a दैट इज़ 4, दूसरी टर्म a इंटू 1/4 दैट इज़ 4 इंटू 1/4 मतलब कि 1, फिर 1 इंटू 1/4 यानी कि 1/4, then 1/4 into 1/4 that is 1/16 and so on. ये आंसर हो गया. ये जीपी हमारा आंसर है. आया समझ में? नवींद्र एंड अमोघ. हाँ सर, आ गया. इजी सा कुछ ऐसे आ गया. बस ऊपर कर दीजिए. वर्ड प्ले है जस्ट. हाँ, नोट कर लो. वर्ड प्ले है कि इन्फॉर्मेशन उन्होंने शब्दों के फॉर्म में दी हुई है यहाँ पे. नोट कर लो अच्छे से. सो नाउ मूव टू द
लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के बहुत सारे पार्ट्स हैं, तो एक बड़ा क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग सीरीज, जिसमें पहला है 7 + 77 + 777 एंड सो ऑन टिल n टर्म्स। ऐसी n टर्म्स हैं, इनका सब निकालना है। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या करो, सबसे पहले 7 कॉमन निकाल लो, तो क्या बन जाएगा 1 + 11 + 111 एंड सो ऑन। ठीक है, कितनी टर्म्स हो जाएंगी ये, n टर्म्स। अच्छा, एक ऐसा क्वेश्चन किया था हमने कि अगर 9 + 99 + 999 होता तो हम 10 - 1, 100 - 1, 1000 - 1 लिख सकते थे। तो हम एक काम करते हैं, इनको 999 999 बनाने के लिए मल्टीप्लाई कर देते हैं 9 से। तो मल्टीप्लाई करेंगे 9 से तो डिवाइड भी करना पड़ेगा। सो डिवाइड किया 9 से और मल्टीप्लाई किया 9 से, तो ये टर्म बन गई ब्रैकेट के अंदर 9 + 99 + 999 सो ऑन n टर्म्स। अब इसका तरीका हम जानते हैं, इस ब्रैकेट के अंदर ये जो चीज़ लिखी हुई है इसको सॉल्व करने का तरीका कैसे करते हैं। दिस इज़ नथिंग बट 7/9। 10 को लिखेंगे हम 10 - 1, 9 को लिखेंगे 10 - 1, ठीक है। 99 को लिखेंगे 10 स्क्वायर - 1, और 999 को लिखेंगे 1000 - 1, यानी कि 10³ - 1। ऐसा चलता रहेगा, और जो आखिरी nth टर्म आएगी वो क्या आएगी, 10⁻n - 1। ठीक है, तो ये हो गया 7/9। 1 1 1, जब ब्रैकेट खुलेगा तो ये -1 1 1 1 1 1 कितने टाइम्स आएगा, ये आएगा n टाइम्स, तो -n आ जाएगा। ठीक है, और बचा हुआ जो है पहली टर्म 10, फिर 10 स्क्वायर, फिर 10³, ऐसे चलते चलते 10⁻n तक ये जीपी बन जाएगी, जिसकी पहली टर्म क्या है, पहली टर्म है 10, कॉमन रेशो भी 10 है, सो 10⁻n - 1 अपॉन 10 - 1, ये हो जाएगा। तो इसको फर्दर बस सिंप्लीफाई करके लिख देंगे। क्या लिखें, 7/9, और यहाँ से क्या जनरेट होगा, 10 - 1 9, तो 7/81 10⁻n -1 है यहाँ पे, तो ब्रैकेट खुल के क्या आ जाएगा, ब्रैकेट खुल के आ जाएगा 7/81, और यहाँ पे क्या जाएगा -10 भी आएगा एक इसमें जब मल्टीप्लाई होगा, तो 70/81, और यहाँ पे जाएगा 7n/9। ये आंसर हो जाएगा फाइनल। खुद से खोल के देखो, इसको खुद से सॉल्व करके देखो, आएगा। अगर समझ नहीं आया ये कैसे खोल के लिख दिया, तो स्टेप बाय स्टेप खोल के देखो, ये आएगा। नोट करो इसको अच्छे से। हो गया, लेट्स मूव टू द सेकेंड सम, विच इज़ 3.01 प्लस 5.001 प्लस 7.0001 प्लस 9.00001 सॉरी, प्लस एंड सो ऑन टिल n टर्म्स। ऐसी n टर्म्स हैं और इसका सम निकालना है। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें हम एक पैटर्न पकड़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, 3 है और फिर उसके बाद डेसिमल में कुछ है। नेक्स्ट टर्म में यहाँ 5 है और उसके बाद फिर डेसिमल में कुछ है। यहाँ पे 7 है और फिर उसके बाद डेसिमल में कुछ है। तो ये जो पहले नंबर है डेसिमल से पहले वाले 3 5 7, ये तो एपी में दिखाई से प्रतीत पड़ रहे हैं। 3 5 7 9 ये सब एपी में है। अच्छा, डेसिमल के पॉइंट के बाद वाले ये क्या है, ये है 0.01, फिर उसके बाद 0.001, फिर उसके बाद 0.001। तो ये 10 से डिवाइड होते जा रहे हैं, तो ये जीपी से प्रतीत पड़ रहे हैं। तो इसका मतलब अगर हम पहली टर्म को ऐसे लिख लें, 3 को हमने कैसे लिख लिया, 3 + 0.01, और 5 को ऐसे लिख लिया, 5 + 0.001। तो ये सेपरेट्स हो जाएंगे, एपी और जीपी सेपरेट्स हो जाएंगे, फिर हम आसानी से कर पाएंगे।
सो डेसिमल और नॉन डेसिमल पॉइंट्स को सेपरेट कर लिया. +9 + 0.00001 एंड सो ऑन टिल एन टर्म्स. सो पहले AP लिख ली 3 + 5 + 7 + 9. ये n ब्रैकेट्स हैं तो AP में भी कितने टर्म्स होंगे? n टर्म्स होंगे. सो n टर्म्स प्लस अगला GP. पहले GP का पहला टर्म क्या है? 0.01. दूसरा टर्म क्या है? 0.001. तीसरा टर्म 0.0001. फिर 0.00001. कहाँ तक? n टर्म्स हैं से. ठीक है, इसका मतलब ये जो लिखा हुआ है हमारे पास, ये तो एक AP है जिसका फर्स्ट टर्म क्या है? फर्स्ट टर्म है 3 और कॉमन डिफरेंस है 2, क्योंकि 3 के बाद 2 जुड़ेगा तब 5 आएगा, 5 में 2 जुड़ेगा तो 7 आएगा. सो कॉमन डिफरेंस है यहाँ पे 2. तो इसका सम ऑफ nth टर्म तो हम जानते हैं क्या होगा. ये वाली चीज़ का सम होगा n/2 2a + n-1 into d. So 2a will be 3 + n-1 into d, that is 2. प्लस ये GP है. व्हाट दैट? दिस इज GP, जिसमें फर्स्ट टर्म क्या है? 0.01 और कॉमन रेशो क्या है? कॉमन रेशो 1/10 है. 1/10 से सब मल्टीप्लाई हो रहे हैं. देखो कुल मिला के कॉमन रेशो भी क्या है? 0.1 to the power 0.1 है ना. तो GP का सम क्या होता है? A into r to the power n-1 r to the power n-1 divided by r-1. So 0.1 - 1. ये आंसर हो गया. बस अब इसको सिंप्लीफाई करके लिखना है. तो फटाफट कर देते हैं. 2 से 2 कट गया यहाँ पे. ये क्या आ गया? 3n + n-1. सो दैट इज़ 4n-1. एक मिनट, n² आएगा तो क्या हो गया यहाँ से? n-1 + 3 तो n + 2 हो गया. सो n² + 2n. अब सही है ये. और ये वाली चीज़ क्या हो गई? 0.01 ऊपर है, 0.01 नीचे क्या हो गया? 1 - 0.1 पलट के रख देते हैं तो माइनस माइनस दोनों इधर से एडजस्ट हो जाएगा. सो इट वुड बी 0.9 और ऊपर बचेगा 1 - 0.1 to the power n. एक डेसिमल से एक डेसिमल हट गया तो 0.1/9. एक और हटाया तो 1/90 हो गया. ये हो गया n² + 2n + 1/90 माइनस 0.1 to the power n upon 90. ये आंसर हो गया. ठीक है, नोट कर लो इसको की तरफ. So now let's move to the third sum, जो है 2 + 4 - 8 + 16 + 32 - 64 + 128 + 256 - 512. चलते चलते ऐसे 90 टर्म्स हैं इसमें. ये सीरीज़ का हमें सम फाइंड करना है. तो ज़रा तो देखो इसको 1 मिनट अच्छे गौर से और सोचो कि क्या कर सकते हैं. ठीक है, तो आ जाते हैं इस पर. तो सबसे पहला ऑब्जर्वेशन कि अगर माइनस माइनस वाली टर्म्स को हमने अलग कर लिया तो वो GP बन जाएगा. -8 × -64 × -512. तो 8 में 8 का मल्टीप्लाई हुआ तो 64 आया. 64 में फिर 8 का मल्टीप्लाई हुआ तो 500 बार आ जाएगा. मतलब -8 पहली टर्म हो गई उस GP की और कॉमन रेशो हो गया उसका 8. तो बहुत बढ़िया. तो इसका तो इन सारे नंबर्स का तो हम अलग से लिख देंगे. ठीक है, अब बाकी दो नंबर्स को सोचते हैं कि यार ये जो 2 है और 4 है तो ये दोनों तो मतलब कुछ पैटर्न सा बना रहे हैं, लेकिन 8 होता है यहाँ पे तब पैटर्न बनता है, लेकिन 8 तो जा चुका है. हाँ बोलो नवींद्र. सर हाँ ऐसे कर सकते हैं ना कि जैसे अपन ने एक ये -8 -64 और -512 का बना दिया, हाँ ऐसे एक 216 और 128 का बना देते हैं और एक बिल्कुल 432 और 256 का. बिल्कुल. तो एक ऑब्जर्वेशन आया कि 2 और 16 और 128 ये भी GP में बन रहे हैं. 2 में 8 का मल्टीप्लाई किया तो 16 आया, 16 में 8 का मल्टीप्लाई किया तो
128 आया। और जो बची हुई बीच वाली टर्म है 432 256, ये भी जीपी में बनने की। 4 से मल्टीप्लाई किया 8 को 32 आया, 32 से मल्टीप्लाई किया 8 को तो ये 256 आया। तो इसका मतलब हर 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स को अगर अपन ने अलग अलग कर लिया तो 3 जीपीज बन जाएंगी। ठीक है, पहली जीपी क्या होगी, 2 + 16 + 128 एंड सो ऑन। तो अगर इस जीपी में 90 टर्म्स हैं तो पहली जीपी जो 2, 16, 128 से बन रही है, इसमें कितने टर्म्स होंगे, 30 टर्म्स। पहली जीपी ये बन गई। दूसरी जीपी 4, 32, 256, 4, 32, 256 एंड सो ऑन। इसमें भी कितने टर्म्स होंगे, 30 टर्म्स होंगे। ठीक है, और प्लस फिर आखिरी जीपी क्या बन रही है, -8, -64। तो माइनस कॉमन ले लेते हैं सबसे पहला काम, माइनस लिया कॉमन, और फिर लिख दिया 8 + 64 + 512। इसमें भी कितने टर्म्स होंगे, इसमें भी 30 टर्म्स होंगे। ठीक है, तो बस ये सब जीपी बन गई और इनका सम लिखना जानते हैं अपन। सबके 30-30 टर्म्स हैं। सो एक GP1 जो है उसका फर्स्ट टर्म है 2 एंड कॉमन रेशो है 16, 16 नहीं 8, कॉमन रेशो इज 8। तो क्या लिखें, GP1 का सम फर्स्ट टर्म इज़ 2, कॉमन रेशो टू द पावर n यानी कि टू द पावर 30 -1 अपॉन कॉमन रेशो -1 यानी 7। फिर प्लस सेकेंड जीपी पे आ जाते हैं। सेकेंड जीपी में फर्स्ट टर्म क्या है 4 और कॉमन रेशो क्या है 8। सो ये हुआ 4, 8 टू द पावर 30 -1 अपॉन 8 - 1 दैट इज 7। फिर तीसरे पे माइनस आ गया यहाँ पे, और फर्स्ट टर्म क्या है इस जीपी की, फर्स्ट टर्म है 8 और कॉमन रेशो क्या है, कॉमन रेशो भी 8। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा 8 इंटू 8 टू द पावर 30 -1 अपॉन 8 - 1 दैट इज 7। तो ये वाली चीज़ कॉमन है सब में, तो इसको कॉमन ले लेते हैं। बचा गया 2 + 4 - 8, 2 + 4 - 8 मिल के आया -2, -2 इंटू 8 टू द पावर 30 -1 अपॉन 7। ये आंसर हो गया। और ये आंसर नेगेटिव में आ रहा है। क्यों आ रहा है नेगेटिव में, क्योंकि देखो हर तीसरी टर्म डोमिनेटिंग है। पहली टर्म, पहला अगर तुम देखोगे कॉन्जिक्यूटिव अगर 3 टर्म्स का पेयर बनाया जाए तो ये वाली सबसे नेगेटिव है। 2 + 6 -2, तो ये -2 दे रहा है। ये 16 + 32 -32, ये भी नेगेटिव में देगा। तो सब नेगेटिव जुड़ते हुए नेगेटिव ही आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये नेगेटिव आंसर आ गया। ठीक है, फिर नोट कर लो इसको, फिर आगे बढ़ेंगे। So now let's move to the fourth part. And the sum which we have to find is x into x plus y plus x square into x square plus y square plus x cube into x cube plus y cube and so on till n terms। इसका हमें सम बताना है। बहुत ही सिंपल सा हो गया ये तो सवाल। पहली टर्म को ओपन कर लेते हैं। पहली टर्म को ओपन किया तो क्या आया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। दूसरी टर्म को ओपन किया तो x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तीसरी टर्म को ओपन किया तो आया x की पावर 6 प्लस एक्स क्यूब वाई क्यूब एंड सो ऑन टिल n टर्म्स। अब गौर से देखा इसको, मतलब n टर्म्स यानी कि ये पहली, ये दूसरा, ये तीसरा, ऐसे n। तो गौर से देखा तो इसमें एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर 4, एक्स की पावर 6, ये जीपी बन रहा है। और दूसरा टर्म जो है हर सीक्वेंस का एक्स वाई, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स क्यूब वाई क्यूब, ये भी जीपी बन रहा है। तो कुल मिला के 2 जीपीज लिखी हुई हैं अलग अलग। तो लिख लेते हैं अच्छे से, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4 प्लस एक्स की पावर 6 एंड सो ऑन। कितनी टर्म्स होंगी इसमें, इसमें n टर्म्स होंगी। प्लस अगली जीपी क्या होगी, पहली टर्म एक्स वाई, दूसरी टर्म एक्स वाई का होल स्क्वायर, तीसरी टर्म एक्स वाई का होल क्यूब एंड सो ऑन। कितनी टर्म्स होंगी इसमें, n टर्म्स। किसी को डाउट तो नहीं आ रहा यहाँ पे कि n/2 टर्म्स क्यों नहीं होंगी, n क्यों होंगी, क्योंकि ये ब्रैकेट, ये पूरी पहली टर्म थी। अब ये हमने मिलके पहली टर्म ही बनाई है,
खोल के, ये दूसरी टर्म थी, तो ये दोनों मिलके दूसरी टर्म है। सो अगर टोटल टर्म्स ऐसे काउंट करने जाओगे 1 2 3, तो फिर तो 2n हो जाएंगी वो, लेकिन हमने तो ऐसे ही काउंट किया है, तो इसलिए दोनों ही जीपीज़ में n टर्म्स आएंगी। फिर उसके बाद लिख देते हैं सम का फॉर्मूला डायरेक्टली। पहली टर्म है एक्स स्क्वायर, कॉमन रेशो भी एक्स स्क्वायर टू द पावर n माइनस वन अपॉन कॉमन रेशो माइनस वन, सो दैट इज़ एक्स स्क्वायर माइनस वन। यहाँ पे पहली टर्म क्या है, एक्स वाई, और कॉमन रेशो भी एक्स वाई है, सो एक्स वाई टू द पावर n माइनस वन अपॉन कॉमन रेशो माइनस वन, एक्स वाई माइनस वन। ये आंसर हो जाएगा यहाँ पे। दिस इज़ आवर आंसर। हाँ नवींद्र। सर हाँ मेरे को एक चीज समझ में नहीं आई। हाँ सर जो आपने अभी बोला ना कि ये भी एन टर्म्स है और वो भी एन टर्म्स है, हाँ, तो वो एन टर्म्स हो जाएगा, तो सर वो अपन ने ऐसा क्यों लिखा था? वही तो बोल रहा हूँ कि जैसे अपन ने क्वेश्चन में क्या दिया होगा, पहली टर्म ये थी, दूसरी टर्म ये थी, तीसरी ये थी, ठीक है, मतलब ब्रैकेट के अंदर को कंसीडर करके हमने काउंटिंग की थी। लेकिन सेकंड स्टेप में हमने खोल दिया ब्रैकेट को, तो ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ये हो गया एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो अगर इंडिविजुअली काउंट करने जाएंगे, अगर इसको 1 काउंट किया, इसको 2 काउंट किया, इसको 3 किया, इसको 4 किया, तब तो ये 2n टर्म्स हो जाएंगी। ये बात समझ में आ रही है? और फिर हम जोड़ा बनाएंगे जब कि हाँ सर। एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर 4, एक्स की पावर 6, इनको काउंट कर लिया सबको, तो ये वाली टर्म्स कितनी होंगी टोटल, ये n होंगी। सिमिलरली एक्स वाई इंटू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स क्यूब वाई क्यूब, इन सबको कर लिया तो ये भी n होंगी। तो नंबर ऑफ़ टर्म्स रिस्पेक्टिव जीपी की हमें मिल गई, दोनों में ही n टर्म्स होंगी, है ना। ठीक है सर। ठीक है, नोट कर लो इसको। अब आ जाते हैं हम फिफ्थ सम पे। सो फिफ्थ सम इज़ लाइक दिस, 1/2 प्लस 3/4 प्लस 7/8 प्लस 15/16 एंड सो ऑन टिल n टर्म्स। ठीक है, तो अब ये 1/2 और 3/4, ये कुछ जीपी सा तो महसूस नहीं हो रहा कि अगर तुम 7/8 को 3/4 से डिवाइड करोगे, तुम्हारे पास आएगा 7/6। 3/4 को जब 1/2 से डिवाइड करोगे तो आएगा तुम्हारे पास 3/2। तो अलग अलग कॉमन रेशो आ रहे हैं, तो क्लियरली दीज नंबर्स आर नॉट इन जीपी। तो 1/2 कॉमन ले लेता हूँ। 1/2 अगर कॉमन ले लिया, तो 1/2 कॉमन लिया तो यहाँ से क्या आया 1, यहाँ से आया 3/2 प्लस यहाँ से क्या है 7/4 एंड सो ऑन, तब भी ये जीपी नहीं बनेगी। ठीक है, एपी भी नहीं बनेगी कि 3/2 माइनस वन कितना होता है, 3/2 माइनस वन होता है 1/2, 7/4 माइनस 3/2 होता है 1/7 में से 6 गया, मतलब 1/4। तो इधर 1/2 आ रहा है, इधर 1/4 आ रहा है, तो इट्स नॉट जीपी नॉट एपी। कुछ सीक्वेंस सा पैटर्न सा पकड़ नहीं पा रहे अपन, तो चलो सोचा कि अब क्या सोचा जाए। जैसे ये 1/2 है, यानी कि ये 1 है यहाँ पे ऊपर और नीचे 2 है, मतलब कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कितना डिफरेंस है, 1 का। यहाँ पे सब देखो, सारे डिनोमिनेटर्स 2 के मल्टीपल हो रहे हैं। सबसे पहले ये पैटर्न तो अपन को समझ में आ रहा है कि यहाँ डिनोमिनेटर में 2 है, यहाँ पे फिर 4 आया, फिर 8 आया, फिर 16 आया। और दूसरा पैटर्न कि हर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच का डिफरेंस 1 है, यहाँ पे 3 4, यहाँ पे 7 8, यहाँ पे 15 16। तो हमने कहा एक काम करते हैं, इनको कुछ इस पैटर्न में लिखते हैं कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम एक पैटर्न बना पाए। तो देखो 1/2 को लिख देते हैं अपन 1 माइनस 1/2। सो 1/2 कैन बी रिटर्न एज 1 माइनस 1/2, 1 माइनस 1/2। सिमिलरली 3/4 कैन बी रिटर्न एज 1 माइनस 1/4। तो सॉल्व करोगे तो 3/4 ही आ जाएगा ये। ठीक है, सिमिलरली 7/8 कैन बी रिटर्न एज 1 माइनस 1/8। 15/16 कैन बी रिटर्न एज 1 माइनस 1/16। अब ऐसा लिखने से हम कितनी बार लिखना पड़ेगा ये सारी टर्म्स को, 1 2 3 4 n टाइम्स लिखना पड़ेगा। सो देयर आर दीज काइंड ऑफ n ब्रैकेट्स।
तब ऐसा करने से क्या हुआ, ऐसा करने से ये 1 1 1 1 बन गए n टाइम्स, तो इनकी वैल्यू तो n आ जाएगी। और ये 1/2 1/4 1/8 ये जीपी में आ गया। नाउ दीज आर इन जीपी, जिनका कॉमन डिफरेंस, कॉमन रेशो 1/2 के बराबर है। तो यहाँ से अपन क्या लिख देंगे, 1 1 1 1, ये सब ऐड हो जाएंगे, 1 कितने टाइम्स, n टाइम्स, तो ये तो हो गया n माइनस, फिर एक जीपी बन जाएगी। कौन सी जीपी है वो, 1/2 + 1/4 + 1/8 एंड सो ऑन। कितने टर्म्स हैं इस जीपी में, n टर्म्स हैं, क्योंकि n ब्रैकेट्स थे। कितने 1 1 थे, 1 1 भी n थे, और ये जो जीपी बनी है इसमें भी n टर्म्स होंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया अपने पास, n माइनस, यहाँ पे लिखते हैं फर्स्ट टर्म इज़ 1/2 और कॉमन रेशो इज़ ऑल्सो 1/2, 1/2 की पावर n-1 अपॉन 1/2 -1। तो ये आ गया अपने पास n माइनस, इसको पलट के लिख देते हैं, 1 - 1/2 विल बी हाफ, और ये हो जाएगा 1 माइनस हाफ की पावर n। तो ये हो गया अपने पास 1/2 से 1/2 कट जाएगा और बचेगा 1 माइनस हाफ की पावर n, ये ब्रैकेट में आ जाएगा। तो इसको खोल के लिख देंगे अच्छे से, तो हो जाएगा n + 1/2 टू द पावर n -1, ये आंसर हो जाएगा। नोट कर लो इसको अच्छे से। हाँ तो सर, हो गया। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सम, विच इज़ सम नंबर 5th। तो हो गया 6th है, अब 5th हो गया, अब 6th है। सो क्या है सीरीज़, 2 + 2 + 4 + 1 + 8 + 1/2 + 16 एंड सो ऑन। और ऐसे ही सीरीज़ में 55 टर्म्स हैं। अब करो फाइंड इसका सम। तो इसको एब्जॉर्ब करो, 2 मिनट सोचो इसके बारे में, तब आएगा मज़ा। तो देखो क्या कहा गया यहाँ पे, ऑड है। हाँ, तो पहली टर्म, तीसरी टर्म, पांचवी टर्म और सातवीं, ये सब जीपी बना रही हैं। पहले को लिख देते हैं 2 + 4 + 8 + 16 एंड सो ऑन। और दूसरा भी जीपी बना रही है, 2 + 1 + हाफ, 2 + 1 + हाफ एंड सो ऑन। अब नंबर ऑफ टर्म्स डिसाइड करने के लिए देखो क्या, सब फर्स्ट वाले में ज्यादा आएगी, एक ज्यादा आएगी। हाँ फर्स्ट वाले में ज़्यादा आएगी। मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ जिनको समझ में नहीं आया उनके लिए, कि मान लो 4 टर्म्स हैं यहाँ पे, तब तो 2 2 बट जाती हैं, तो 4 2 2 आ जाती हैं सब में। लेकिन 5 टर्म होती हैं, जैसे सपोज 1 2 3 4 5। सो ऑड वाले में ज़्यादा आती हैं, क्योंकि एक काउंट होती है यहाँ पे, 2 काउंट होती है, और जो लास्ट टर्म है वो भी पहले वाले में काउंट होती है, इसमें 2 ही आती हैं, तो दूसरे वाले में कम आएगी। सो 55 का आधा कितना होता है, 55 का आधा 27 28 के बीच में आता है, तो 28 टर्म्स यहाँ आएंगी और 27 टर्म्स यहाँ आएंगी। ठीक है, और उसके बाद बस इसको सॉल्व कर दिया। क्या, फर्स्ट टर्म इज़ 2 एंड कॉमन रेशो इज़ ऑल्सो 2, 2 की पावर 28 -1 अपॉन कॉमन रेशो -1, ये हो गया 2 -1 प्लस, यहाँ पे इस जीपी में फर्स्ट टर्म क्या है 2, और कॉमन रेशो क्या है, कॉमन रेशो हाफ है, सो हाफ की पावर 27 -1 अपॉन हाफ -1, ये आंसर हो गया। और अच्छे से लिखना है तो लिख देते हैं, यहाँ पे 2 - 1 कितना हो जाएगा 1, सो 2 × 22 की पावर 28 -1 प्लस, यहाँ हाफ -1 को पलट देते हैं तो माइनस माइनस एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, और हाफ ऊपर जाके उधर 4 हो जाएगा, सो 4 1 माइनस 1/2 टू द पावर 27। दिस इज़ आवर फाइनल आंसर। ठीक है, नोट कर लो इसको फटाफट। सो सबसे पहले हमने देखा था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, फिर देखा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अब आ जाते हैं तीसरे प्रोग्रेशन पे, जो है हमारा हार्मोनिक प्रोग्रेशन। सो राइट डाउन नेक्स्ट टॉपिक, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। इसको शॉर्ट में HP बोलते हैं। ठीक है, सो हार्मोनिक प्रोग्रेशन किस तरीके से होता है ये समझते हैं अपन, कि अगर हार्मोनिक प्रोग्रेशन में कोई सीरीज़ है,
तो उसके सारे टर्म्स को अगर हमने इन्वर्स कर दिया, उनका रेसिप्रोकल ले लिया सारे टर्म्स का, तो वो AP में बन के आ जाते हैं। ये बात समझ में आ रही है? हार्मोनिक प्रोग्रेशन की डेफिनेशन ही AP के थ्रू आती है ना। मतलब जैसे यहाँ पे कुछ कॉमन वॉमन रेशो वगैरह का कोई चक्कर नहीं है, कॉमन डिफरेंस का कोई चक्कर नहीं है। बस चक्कर क्या है कि अगर कोई सीरीज़ हार्मोनिक प्रोग्रेशन है, तो अगर हम उसके सारे रिस्पेक्टिव टर्म्स का इन्वर्स कर दें तो वो AP बनेगा। तो इसकी सबसे पहले डेफिनेशन लिखते हैं। तो लिखो इसमें फर्स्ट पॉइंट, द सीक्वेंस फॉर विच रेसिप्रोकल of terms are in AP is called harmonic progression. जैसे फॉर एग्जांपल, मतलब एग्जांपल नहीं, मतलब समझने के लिए अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, कि A1 A2 A3 A4 एंड सो ऑन, ये सब अगर HP में है तो इनके रिस्पेक्टिव टर्म्स के अगर रेसिप्रोकल ले लिए जाए, जैसे A1 का रेसिप्रोकल क्या होगा 1/A1, A2 का रेसिप्रोकल क्या होगा 1/A2, A3 का रेसिप्रोकल क्या होगा 1/A3 एंड सो ऑन। तो ये रेसिप्रोकल करके जो सीरीज़ लिखेंगे वो AP में आएगी। ठीक है, तो जब रेसिप्रोकल कर देते हैं अपन किसी HP का तो वो AP बन जाती है, उसको बोलते हैं अपन करस्पॉन्डिंग AP। तो अगर ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन है तो ये जो AP लिखी है दिस इज़, ये एक स्पेशल टाइप की AP है जो जनरेट हुई है इस हार्मोनिक प्रोग्रेशन को इन्वर्स करने की वजह से, इसलिए इसको बोलते हैं करस्पॉन्डिंग AP। और किसके करस्पॉन्डिंग? HP के करस्पॉन्डिंग टू HP। ठीक है, तो एक पॉइंट लिख लो छोटा सा यहाँ पे, एंड ऑब्टेन्ड AP is called corresponding AP for the given HP for the given HP। ठीक है, सो अगर हमें जनरल टर्म लिखनी है HP के लिए तो लिखते हैं। तो सेकंड पॉइंट लिखो, अ जनरल HP can be given as जनरल HP को कैसे लिख सकते हैं, मतलब उसके रेसिप्रोकल AP में होने चाहिए। सो फर्स्ट अगर 1/A है तो नेक्स्ट होगा 1/A प्लस डी, फिर अगला होगा 1/A प्लस 2D, फिर होगा 1/A प्लस 3D एंड सो ऑन। ये HP में है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उनके रेसिप्रोकल्स AP में आ जाएंगे। ठीक है, तो अगर हमें इस HP की फर्स्ट टर्म लिखनी है, सो फर्स्ट टर्म दैट इज T1, दैट इज नथिंग बट 1/A। अगर rth टर्म लिखनी है तो rth टर्म TR इज इक्वल्स टू 1/A प्लस R माइनस 1 इंटू D। ठीक है, अगर nth टर्म लिखनी है तो nth टर्म भी लिख देंगे, Tn इज इक्वल्स टू 1/A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कुछ भी लिख, कोई सी भी टर्म लिख सकते हैं, बस क्या याद रखना है कि रेसिप्रोकल्स AP में आ जाएंगे इन सब के। अच्छा, जैसे AP और GP में सम टू द nth टर्म का फॉर्मूला होता है, यहाँ पे कोई फार्मूला नहीं होता है ना, सम के फॉर्मूले को रिवर्स नहीं कर सकते अपन। सो सम ऑफ n टर्म्स, देयर इज़ नो फार्मूला फॉर दैट। किसी बच्चे के दिमाग में अगर ऐसा आ रहा है सब रेसिप्रोकल कर रहे हैं तो सम को रेसिप्रोकल कर दें क्या, कि सम ऑफ HP ऐसे लिखा जाए, तो उसको ऐसे लिख देते हैं n/2 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ऐसा करना पाप हो जाएगा, क्यों? क्योंकि 1+A प्लस 1+B प्लस 1+C को तुम ऐसे नहीं लिख सकते 1/A प्लस B प्लस C, है ना, ऐसे लिख रहे हो तो फिर तो पाप कर रहे हो।
तो इसका मतलब देयर इज़ नो फार्मूला फॉर सम फॉर n टर्म्स ऑफ HP। तो अगर आ गया सवाल कि सम निकालो HP के, तो फिर टर्म्स को अपन को मैन्युअली ही ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, मैन्युअली मतलब कि पहली 3 टर्म्स दी हुई हैं, उसको ऐड कर दिया 1 + 2 + 3। 5 दिए हैं तो पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म, चौथी टर्म प्लस 5वीं टर्म ऐड करके मैन्युअली निकालना पड़ेगा। कोई एज सच फार्मूला नहीं होगा उसके लिए। ठीक है, फिर अच्छा आप कहो कि अपन डिराइव कर लेते हैं फार्मूला, पहले 3 टर्म के लिए कुछ फार्मूला बना लेते हैं। तो वैसे तो बहुत सारे फार्मूलेज याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, तो कोई जनरल पैटर्न में हम याद नहीं रख पाएंगे, क्योंकि 3 के लिए फार्मूला बनाया, फिर 4 के लिए बनाया, तो इससे बढ़िया तो वहीं दिमाग लगा के सॉल्व कर लेंगे। तो इसलिए कोई फार्मूला नहीं रहेगा इसके लिए, मतलब याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है इसका फार्मूला सम का। फिर नेक्स्ट पॉइंट, करस्पॉन्डिंग AP क्या होगी। अगर ये HP है तो इसके करस्पॉन्डिंग AP इसका रेसिप्रोकल होगा। सो करस्पॉन्डिंग AP विल बी A + D, A + 2D, A + 3D एंड सो ऑन। ये करस्पॉन्डिंग AP हो जाएगी। ठीक है, फिर इस पे बेस्ड कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। सो कुल मिला के हमें क्या समझना है HP में, HP इज़ नथिंग बट इसका रेसिप्रोकल AP बन जाता है ना। तो कुछ अलग से नई चीज़ नहीं पढ़ रहे हैं यहाँ पे अपन, बस इतना पढ़ रहे हैं कि बस रेसिप्रोकल कर देंगे अगर HP के सब टर्म्स का, तो AP मिल जाएगी हमें। ठीक है, अब आ जाते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 1 पे। सो फॉर HP, एक HP दी हुई है, पहली टर्म 1 है, दूसरी टर्म 2 है और तीसरी टर्म नहीं लिखी, 3 नहीं होगी ऑफकोर्स, और कुछ होगा है ना। सो फाइंड द 8th टर्म, फाइंड द 8th टर्म। अगर ये HP और पहली 2 टर्म्स दी हुई हैं, सो हमको इस HP की 8th टर्म निकालनी है। तो बहुत आसान से क्वेश्चन है कि अगर HP है 1 2 एंड सो ऑन, तो उसके करस्पॉन्डिंग AP क्या बनेगी। करस्पॉन्डिंग AP विल बी 1 1/2 एंड सो ऑन। तो यहाँ से हम AP के लिए 8th टर्म निकाल लेते हैं और उसका रेसिप्रोकल कर देंगे, तो HP के लिए 8th टर्म आ जाएगी। सो इस AP के लिए A क्या है, इस AP के लिए A 1 है और कॉमन डिफरेंस कितना है, 1 से हाफ घट गया, सो कॉमन डिफरेंस इज -½ सो इस AP के लिए 8th टर्म क्या होगी, 8th टर्म ऑफ AP को 8 A8 लिख देते हैं। व्हाट इज A8, 8th टर्म ऑफ AP क्या होगा, जो कि वो होगा A + 7D। तो A is 1 and 7 is 7, D is -½ सो ये हो गया अपने पास 1 - 7/2 यानी कि -5/2। ठीक है, तो इसका मतलब HP की 8th टर्म क्या होगी, HP की 8th टर्म होगी 8th टर्म ऑफ HP, उसको हम H8 बोल देते हैं। वो क्या होगी 1/A8 यानी कि इस चीज़ का रेसिप्रोकल, so that is -2/5। तो दिस इज आवर आंसर। आई बात समझ में आई। HP दी हुई है, पलट दिया उसको तो AP बन गई, AP की 8th टर्म निकाल ली, उसको पलट के आंसर लिख दिया, तो HP की 8th टर्म्स आ गई। आई बात समझ में, नोट करो अच्छे से। यस सर। सो ये क्वेश्चन नंबर 1 था। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 को तुम्हें खुद से सॉल्व करना है ताकि तुम्हें HP समझ में आ जाए, इसका कॉन्फिडेंस मिल जाएगा। तो लेट फर्स्ट एंड फिफ्थ टर्म ऑफ अ गिवन HP are 3 and 1/7 respectively. Then find its ninth टर्म। इसकी 9th टर्म फाइंड करो। ठीक है, पहली और 5वीं टर्म दी हुई है HP की, हमें उसकी 9th टर्म फाइंड करनी है। तो आराम से ठंडे दिमाग से सॉल्व करो और आंसर बताओ मुझे। काटा ही नहीं था उसको एंड में, अच्छा, काट देता तो सही आंसर आता। ठीक है, तो फर्स्ट और फिफ्थ टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म है 3 और फिफ्थ टर्म है 1/7। सो इसका मतलब
HP के लिए ऐसे लिखता हूँ मैं, आराम से देखो। फर्स्ट टर्म इज़ 3 और फिफ्थ टर्म इज़ 1/7। ये फर्स्ट टर्म और ये फिफ्थ टर्म। तो इसकी जो करस्पॉन्डिंग AP होगी, करस्पॉन्डिंग AP, उसके लिए फर्स्ट टर्म क्या होगी 1/3 और फिफ्थ टर्म होगी 7। सो दैट मीन्स, और हमें क्या निकालना है, 9th निकालना है। तो हम ये निकालेंगे और उसका रेसिप्रोकल करके ये निकाल देंगे, ठीक है। सो अब AP की तरह सॉल्व करना है इसको। सो व्हाट इज़ A इज़ 1/3 एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस ऑफ दीज टू, नॉट डिफरेंस ऑफ दीज टू, क्योंकि ये तो फिफ्थ टर्म है। सो दिस इज़ नथिंग बट A + 4D। बच्चे सॉल्व कर लेते हैं। A + 4D इज इक्वल्स टू 7। A इज़ 1/3 + 4D इज इक्वल्स टू 7। तो सॉल्व किया हमने, तो हमारे पास 4D इज इक्वल्स टू 7 - 1/3। तो ये हुआ 3 7 21, 21 - 1 इज़ 20/3। तो 4D इज़ 20/3। तो 4 से कटा तो 5/3। सो D इज इक्वल्स टू 5/3। So A is 1/3 and D is 5/3. What we have to find? We have to find D9, यानी कि A + 8D चाहिए। तो कितना होगा, जो A है अपना 1/3, 8 तो 8 है, D आ चुका है 5/3। सो 5/3। सो 5 8 40 + 1 41/3। सो यहाँ पे 9th टर्म AP की आएगी 41/3। सो HP की क्या आएगी 3/41। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नोट करना है किसी को ये बात? अक्षत नोट हुआ? हाँ सर हो गया। ठीक है। सो अब बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक नहीं, मतलब नेक्स्ट पॉइंट पर। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही लॉजिकल है, लेकिन हमको इसका तरीका याद रखना है जो भी मैं कहने जा रहा हूँ यहाँ पे। सो लेट से स्मॉल h1, स्मॉल h2, h3 एंड सो ऑन, hn-1 एंड hn, दीज आर इन HP। ये टर्म्स लिखे हैं मैंने HP में। तो इसके करस्पॉन्डिंग AP क्या बनेगी? इसके करस्पॉन्डिंग AP बनेगी 1/h1, 1/h2, 1/h3, ऐसे चलते चलते आखिरी में 1/hn-1 और लास्ट में 1/hn। ये बन जाएगी करस्पॉन्डिंग AP, करस्पॉन्डिंग AP। ठीक है, तो अगर हमें इन दोनों के बीच का डिफरेंस लिखना है तो वो एक कुछ कांस्टेंट चीज़ आएगी, कॉमन डिफरेंस आएगा। सो लेट्स से मैंने कहा मैं लिखना चाहता हूँ 1/h2 - 1/h1। सो ये क्या निकल के आएगा? D निकल के आएगा। क्यों? क्योंकि हमने इसके कॉमन डिफरेंस को लेट कॉमन डिफरेंस ऑफ दिस AP इज इक्वल्स टू कैपिटल D बोल दिया। ठीक है, स्मॉल d क्यों नहीं बोला? स्मॉल d भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी कैपिटल D बोल दिया। तो इसको हम थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे तो देखना क्या पैटर्न बन रहा है। h2 - h1 अपॉन h1 h2 इज इक्वल्स टू D, और इस चीज़ को इधर लेके जाएंगे तो क्या बना, h2 - h1 इज इक्वल्स टू D इंटू h1 इंटू h2। ये बन गया। ठीक है, सिमिलरली अगर बोले थर्ड टर्म और फर्स्ट टर्म को माइनस करो तो क्या होगा? यस सर h1 - h2 होगा। हाँ, सॉरी, वेरी गुड नवीन, तुम बहुत सही करते हो, सही टाइम पे बोल के। h1 - h2, तो यहाँ पे आएगा h1 - h2, क्योंकि ऐसा तो प्रोडक्ट में कोई दिक्कत नहीं है, h2 यहाँ लिख दो चाहे यहाँ लिख दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन डिफरेंस में फ़र्क पड़ता है। अब नेक्स्ट में क्या कर रहे हैं अपन? थर्ड टर्म में माइनस कर रहे हैं फर्स्ट टर्म को। सो 1/h3 - 1/h1 इज इक्वल्स टू, कितना कॉमन डिफरेंस आएगा यहाँ पे? यहाँ पे कॉमन डिफरेंस आएगा 2D का। पहले दूसरे और पहले को डिफरेंस किया तो कॉमन डिफरेंस 1 का आया था, तीसरे और पहले करेंगे तो कॉमन डिफरेंस 2D का आएगा। सो दिस वुड बी 2D। तो क्या होगा यहाँ पे? h1 - h3 अपॉन h1 h3 इज इक्वल्स टू 2D। ठीक है, तो यहाँ से लिखा हमने h1 - h3 इज इक्वल्स टू 2D इंटू h1 h3।
ठीक है, तो एक पैटर्न सा महसूस हो रहा होगा तुम्हें कि पहली सिचुएशन में h1 माइनस h2 लिखा है, तो इनकी सब्सक्रिप्ट क्या, कौन से नंबर के नंबर्स हैं ये पहला और दूसरा, तो पहले और दूसरे के बीच में कॉमन डिफरेंस कितना होता है, d, तो उनका प्रोडक्ट लिख दिया। फिर इस सिचुएशन में क्या किया, h1 माइनस h3, सब्सक्रिप्ट क्या है यहाँ पे 1 और 3, 1 और थर्ड टर्म में, फर्स्ट और थर्ड टर्म में कॉमन डिफरेंस कितना, मतलब कॉमन डिफरेंस 2 टाइम्स होगा, है ना, 2 इंटू कॉमन डिफरेंस होगा यहाँ पे इंटू प्रोडक्ट। ये बात समझ में आ रही है तुम्हें? सिमिलरली अगर मैं कहूँ तुमसे, मुझे लिख के बताओ 1/h7 माइनस 1/h2, तो कितना कॉमन डिफरेंस आएगा, 5 का, क्योंकि यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 2 है, सो 5d आएगा यहाँ पे। क्या लिखेंगे अपन, h2 माइनस h7 इज इक्वल्स टू 5d, और यहाँ पे प्रोडक्ट h7 इंटू h2। प्रोडक्ट में कोई दिक्कत नहीं है, h2 पहले लिख लो चाहे h7 लिख लो, बात तो बराबर ही है। ठीक है, तो अगर हमें कुछ ऐसे लिखना है hn मल्टीप्लाइड बाय h2, तो इसको कैसे लिख पाएंगे अपन, इसको लिख पाएंगे, देखो प्रोडक्ट है, सो इसको हमने कैसे लिख दिया, ये वाली चीज़ इधर आ जाएगी, यानी यहाँ पे डिफरेंस पहले क्या आना चाहिए, पहले छोटी चीज़ आनी चाहिए, है ना, हम मान के कर रहे हैं कि n इज़ ग्रेटर देन 2, तो यहाँ से h2 माइनस hn आएगा डिवाइडेड बाय, यहाँ पे क्या आना चाहिए कि कॉमन डिफरेंस के साथ एक मल्टीप्लायर आएगा, दैट विल बी n माइनस 2, दैट विल बी n माइनस 2। ये पैटर्न समझ में आ रहा है? यस सर। सो दिस इज n माइनस 2। तो इस डिस्कशन का मतलब क्या है, इस डिस्कशन का मतलब है कि हम HP के कोई भी 2 टर्म्स को प्रोडक्ट और डिफरेंस में एक्सप्रेस कर सकते हैं इक्वेट करके, है ना। सो कंक्लूजन इज प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स, प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स, प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स इन HP can be expressed as, या ऐसे कहें, can be expressed in the form of their difference, can be expressed in the form of their difference। ठीक है, इसको नोट करो, इस पॉइंट को, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, HP से रिलेटेड ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो अभी कुछ क्वेश्चन करने जाएंगे HP पे, तो फिर आएगा मज़ा। सो ऐसे ही प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे एक और लिख के देख लेते हैं कि 13 टर्म HP की मल्टीप्लाइड बाय 25th टर्म, इसको लिखना है हमें डिफरेंस के फॉर्म में। तो क्या लिखना पड़ेगा, पहले छोटी टर्म, मतलब छोटी मतलब कि नंबर जिसका छोटा है, काउंट जिसका छोटा है, h13 माइनस h25 डिवाइडेड बाय 25 और 13 में कितना डिफरेंस है, 25 और 13 में 12 का डिफरेंस है, यानी कि 12d आएगा नीचे, ऐसे लिख सकते हैं। और कर लो, जैसे h25 माइनस h25 नहीं लेते क्योंकि ऊपर ही तो लिया h25, h5 माइनस h1 लेना है, ठीक है। तो अब क्या हो गया, देखो यहाँ पे बड़ा काउंट वाला पहले आ गया, छोटा काउंट वाला बाद में आया सब्सट्रैक्शन में, तो यहाँ पे माइनस आएगा, माइनस क्या, 4d, क्योंकि 5 और 1 के बीच में डिफरेंस है 4d का, मल्टीप्लाइड बाय h1 इंटू h5। तो कोई एक तरीका याद रखो, बाकी तो सब उससे जनरेट हो जाएगा। तो बिना देर किए क्वेश्चन करते हैं इसके बेसिस पे। सो राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 1। सो इफ़ a1 a2 a3 till an are in HP, then prove that a1 a2 plus a2 a3 plus a3 a4 plus and so on till an minus 1 into an is equals to n minus 1 into a1 an। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को गौर से देखो, क्या दिया हुआ है यहाँ पे दिया हुआ है a1 a2 a3 till an,
ये सब HP में है। तो हमें प्रूफ करना है इनके प्रोडक्ट टेकन टू एट अ टाइम A1 A2 प्लस A2 A3 प्लस A3 A4 एंड सो ऑन टिल an-1 इंटू an शुड बी इक्वल्स टू n-1 इंटू A1 an। तो हमने कहा ठीक है। तो अभी हमने ऊपर क्या पढ़ के आए कि अगर प्रोडक्ट में दिया हुआ है किसी HP के टर्म्स तो हम उनको डिफरेंस में बदल सकते हैं। तो देखो यहाँ पे हमें LHS को लिखा, इसको बदल सकते हैं हम A1 A2 को कैसे बदल सकते हैं, A1 माइनस A2 डिवाइडेड बाय D, क्योंकि इन दोनों के बीच में कॉमन डिफरेंस कितना आएगा D का, प्लस अगली टर्म को क्या लिख सकते हैं A2 माइनस A3 डिवाइडेड बाय D, फिर अगली टर्म को क्या लिख सकते हैं A3 माइनस A4 डिवाइडेड बाय D एंड सो ऑन, और लास्ट टर्म को क्या लिख सकते हैं an-1 माइनस an डिवाइडेड बाय D। ठीक है, तो डिनोमिनेटर में तो D कॉमन आ गया सब में से, तो D तो कॉमन आ गया, इसका मतलब न्यूमरेटर को अपन ऐड कर देंगे। तो देखो यहाँ पे माइनस A2 जनरेट हो रहा है, यहाँ पे प्लस A2 जनरेट होता है तो ये कट जाएगा, यहाँ पे माइनस A3 जनरेट हो रहा है और यहाँ पे प्लस A3 जनरेट हो रहा है तो ये भी कट जाएगा। ऐसे सब कटते जाएंगे, ये भी कट जाएगा। A1 के पहले कुछ नहीं है और an के बाद में कुछ नहीं, तो ये नहीं कट पाएंगे। सो फाइनली हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास बनेगा A1 माइनस an अपॉन D। अब हमको जो प्रूफ करना है वो प्रोडक्ट के फॉर्म में, यहाँ पे हमने डिफरेंस के फॉर्म में लिखा है, तो हमने कहा चलो इसको भी डिफरेंस प्रोडक्ट के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। सो A1 माइनस an, इसको गौर से देखो, A1 माइनस an को हमें अगर प्रोडक्ट के फॉर्म में कन्वर्ट करना है सो A1 इंटू an हो जाएगा, और मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा n-1 इंटू D से, सो n-1 इंटू D से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि n और 1 में n-1 का डिफरेंस है, और अपॉन में D तो एक एडिशनली है ही जो हमने माना है सवाल में। सो D से D कट गया और क्या आया n-1 इंटू A1 मल्टीप्लाइड बाई an, और यही राइट हैंड साइड में हमें प्रूफ करना है। सो हैंस प्रूफ्ड। लिखो इसको अच्छे से। यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने इस A1 माइनस an को लिखा है, A1 माइनस an को लिखा है A1 an, और अपॉन में D आता है, कितना D आता है n-1 इंटू D, तो उसको उठा के इधर मल्टीप्लाई किया तो ये वाली चीज़ आ गई है। ठीक है, और D अपॉन में ओरिजिनली मौजूद था तो D से D कट गया, सो वी हैव यूज्ड दिस हियर, यूजिंग दिस। ठीक है, नोट कर लो इसको। सर एक सेकंड पूरा नहीं हुआ। इधर लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चन। इसको नोट करो, इफ थर्ड सिक्स्थ एंड लास्ट टर्म ऑफ HP का मतलब हार्मोनिक प्रोग्रेशन आर 1/3 1/5 एंड 3/203 respectively, then find the number of terms। तीसरी छठवीं और आखिरी टर्म ये दी हुई हैं, तो हमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स बताना है। ठीक है, सो HP के करस्पॉन्डिंग थर्ड टर्म है और सिक्स टर्म है। क्या बोल रहे हो निखिल? हम लोग कोशिश करें थोड़ा सा हाँ सॉल्व करने की। सॉल्व करो, फिर मैं सॉल्व करूँगा, सॉल्व करो सब लोग। ठीक है, तो HP की थर्ड टर्म है यहाँ पे 1/3, सिक्स टर्म है 1/5, और लास्ट टर्म है, लास्ट नंबर बताने वाला TL बोल देते हैं उसे, वो है 3/203। सो इसके जो करस्पॉन्डिंग APs होंगी, करस्पॉन्डिंग AP उसकी थर्ड टर्म क्या होगी 3, सिक्स टर्म क्या होगी 5, और लास्ट टर्म क्या होगी 203/3। ठीक है, तो हमने इसको क्या लिखेंगे A+2D, इसको क्या लिखेंगे A+5D। तो दो इक्वेशन आ जाएंगी, A+2D इज इक्वल्स टू 3 एंड A+5D इज इक्वल्स टू 5। सो A+2D इज इक्वल्स टू 3, A+5D इज इक्वल्स टू 5।
इसमें से इसको घटा दिया तो ए से ए चला जाएगा, 5d माइनस 2d विल बिकम 3d एंड 5 माइनस 3 विल बिकम 2। तो यहाँ से d की वैल्यू आ गई, d इज इक्वल्स टू 2/3। अब किसी भी इक्वेशन में रख के a निकाला जाएगा। So a plus 2 into 2/3 is equals to 3. So a plus 4/3 is equals to 3. So a is equals to 3 minus 4/3. 3 3 is 9 minus 5. So 9 by minus 4 that is 5/3. So a आ गया अपने पास 5/3, यानी कि ये जो 203/3 है ये लास्ट टर्म है। So that is nothing but a plus l minus 1 into d. So a plus l minus 1 into d should be equals to 203/3. a क्या है, a है 5/3 plus l minus 1 into d, d क्या है 2/3, this should be equals to 203/3. so ये है अपने पास l minus 1 into 2/3 is equals to 203 में से 5 किया तो 198 बचा, 198/3, 3 से 3 कट हुआ, 2 से 198 तो 99, l minus 1 is equals to 99, तो l आ गया यहाँ पे 100। ये आंसर हो गया। ठीक है, तो अब मूव कर जाते हैं अपन थर्ड क्वेश्चन पे। सो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3 which says if mth term of HP is n and nth term is equal to m, then prove that m plus nth term is mn अपॉन m प्लस n। ये प्रूफ करना है हमें। ऐसा ही क्वेश्चन हमने एक AP में भी किया था, तो लगाओ ज़रा अपना जोर, इसमें आएगा। तो चलो शुरू हो जाते हैं। यहाँ पे क्या बोला गया? हाँ चलो तुम ट्राई कर लो, 1 मिनट और वेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला गया? mth टर्म है HP की n, तो करस्पॉन्डिंगली AP की mth टर्म क्या होगी? AP की mth टर्म होगी 1/n एंड nth टर्म होगी 1/m। ये हम किसके लिए लिख रहे हैं? ये लिख रहे हैं हम AP के लिए। सो nth टर्म होगी 1/m। ठीक है, अब mth टर्म को क्या लिखें AP के लिए? a plus m minus 1 into d, दिस इज इक्वल्स टू 1/n। और nth टर्म को क्या लिखें? a plus n minus 1 into d, दिस इज 1/m। दोनों को सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। दोनों को सब्सट्रैक्ट कर दिया अगर, तो a से a चला जाएगा लेफ्ट हैंड साइड, m minus 1 d कॉमन आएगा तो m minus n आ जाएगा, -1 से -1 चला जाएगा, तो लेफ्ट हैंड साइड बचेगा m minus n into d, और राइट हैंड साइड बचेगा 1/n minus 1/m, 1/n minus 1/m। तो थोड़ा सा और सॉल्व किया, m minus n into d इज इक्वल्स टू, यहाँ पे LCM ले लिया तो आ गया m minus n अपॉन m into n, तो m minus n से m minus n कट जाएगा, सो d इज इक्वल्स टू 1/mn। ये आ गया हमारे पास d। ठीक है, तो किसी में एक में रख के निकाल लेते हैं a को। यहाँ पे इसमें रख के निकाल लिया, a plus m minus 1 into d, d इज़ नथिंग बट mn इज इक्वल्स टू 1/n। तो यहाँ से इसको सिंप्लीफाई कर लिया, a plus m अपॉन mn दैट इज़ 1/n माइनस 1 अपॉन mn इज इक्वल्स टू 1/n। तो 1/n से 1/n कट गया, तो दैट इज़ a इज इक्वल्स टू 1/mn। सो a भी वही आ गया और d भी वही आ गया, दोनों ही 1/mn आ गए। अब क्या हमें m प्लस nth टर्म निकालनी है HP की, तो जी पहले AP की निकाल लेते हैं। सो t m प्लस n इज इक्वल्स टू a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होगी AP की m प्लस nth टर्म। सो a कितना आया है? a आया है, उसको रख देते हैं यहाँ पे 1/mn प्लस m प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 1/mn, क्योंकि d भी 1/mn है। ठीक है, अब क्या किया जाए? 1/mn को लिया जाए कॉमन, 1/mn कॉमन लिया तो यहाँ से 1 आएगा,
प्लस और यहाँ से m प्लस n माइनस 1 आएगा. सो 1 से 1 कट गया. सो दिस इज़ नथिंग बट m प्लस n अपॉन mn. सो ये अगर AP की m प्लस nth टर्म है तो उसके करस्पॉन्डिंग HP की m प्लस n टर्म क्या होगी? इसका रेसिप्रोकल पलट देंगे mn अपॉन m प्लस n. यही हमें प्रूफ करना था. हैंस प्रूफ्ड. HP नहीं है ये, हैंस प्रूफ्ड है. ठीक है. व्हाट इज दिस? 1 अपॉन t ऑफ m प्लस n. ठीक है, आया ये समझ में? अच्छा, कल का होमवर्क कितने लोगों ने ट्राई किया था बताओ ज़रा मुझे. यस्टरडेज होमवर्क. तो सिंगेज वाला हाँ. मैंने एनसीईआरटी वाला तो करा था. अरे यार ट्राई किया करो यार. सर अक्षत कह रहा है उसे सिंगेज में दिक्कत आती है. दिक्कत वही तो यार. अब दिक्कत आएगी तभी तो तुम बढ़ोगे. हलवा थोड़ी IIT. घुसो उसमें, फोकस करो, बनेंगे भाई सवाल. सर मुझको बुक का PDF नहीं मिल रहा सर, वो आपने व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजा है. हाँ, व्हाट्सएप ग्रुप पे निखिल ने भेजा था, उसको डाउनलोड कर लेना. जितना तो एक ये बार तो और चेक कर लो, मेरे को मिल नहीं रहा था सर. नहीं मिले तो बता देना, फॉरवर्ड कर देगा कोई ना कोई. देखो Yes. इजी क्वेश्चंस तो आएंगे नहीं वहाँ पे, है ना. ये तो सिस्टम की लड़ाई है जिसमें टफ़ चीज़ें करने वाले कोई टफ़ नहीं है एक्चुअली. फोकस करके करोगे ना तुम, दिल घुस जाओगे जब उसमें, सब बन जाएगा. इजी टफ़ हमारे फोकस और हमारे टेम्परामेंट पे डिपेंड करता है कि कितनी गहराई से घुस रहे हैं. तो बनते हैं सबको, जो सेलेक्ट हो रहे हैं बच्चों उनको बनते हैं वो सब क्वेश्चन, सब फ्लो में बनता है उन्हें. तुम्हें भी बनेगा. लेकिन अगर तुमने थोड़ा हल्का फुल्का एफर्ट मारा हो उसके बाद सोच के बैठ गए कि नहीं बन रहा, तो फिर तो गलत बात हो गई है. तो आज का तुम्हारा होमवर्क है एक्सरसाइज 4.3 GP वाली एक्सरसाइज. ठीक है, GP वाली एक्सरसाइज. तो ये शायद जो बुक का PDF है उसमें 4.2 नंबर है, तो इसलिए मैं अलग से बोल रहा हूँ कि GP वाली एक्सरसाइज. नहीं तो 4.3 हो सकता है उसमें HP वाली हो. सो इसमें होंगे 18 क्वेश्चंस, 18 क्वेश्चंस. इनको सॉल्व करना. देखो फोकस स्टडी करो. फोकस स्टडी मतलब कि 1-1.5 घंटा इतना फोकस लगाओ कि मतलब पूरा दुनिया रुक जाए और तुम अपने दिमाग से कंट्रोल कर पाओ. मैट्रिक्स मूवी का तुमने देखी होगी. मैट्रिक्स मूवी में वही बताया गया है कि भाई, नहीं देखी होगी वैसे, बहुत पुरानी मूवी है 1999 की. और मुझे टेस्ट एंड प्रेफरेंस नहीं पता तुम साइंटिफिक मूवीज़ देखते हो कि नहीं, लेकिन मैट्रिक्स मूवी में यही बताया है कि तुम्हारी कॉन्शियसनेस जब कॉन्सनट्रेट होती है, जब तुम कॉन्सनट्रेट करके पूरा लगाओगे दिमाग, तो तुम्हें बन ही जाएगा वो, है ना. ऐसा कुछ नहीं है असंभव सा, लेकिन लगाना पड़ेगा. चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में. बाय बाय.